पहला रीजन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। जहां भी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होगा, आर्थिक शोषण होगा, वहां के लोगों में दर्द स्वतः होगा। पिक्चर बना लो दिमाग के में पीछे, ये दिमाग को खाली करो पीछे वाला, दुनियादारी फेंको निकाल के। पहला रीजन पॉलिटिकल कॉजेस। दूसरा रीजन एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। एक्सिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। पढ़ना नहीं है। अगर आईएएस बनना चाहते हो तो समझ का विकास करना होगा। ये जो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का कोर्स चला रहा हूं ना, इसीलिए मेरे ऊपर बड़ा इल्जाम लगाते हैं सब, पढ़ाता नहीं पढ़ाता नहीं। क्या करोगे पढ़ के? जब पढ़ाई की डिमांड ही नहीं है तो पढ़ के करोगे क्या? चलो मान लो हमने नहीं पढ़ाया, है? पढ़ने के बाद तंबाकू खा रहे हो, कह रहे हो बुद्धिवर्धक चूरन है। जब पढ़ाई इतनी समझ नहीं डेवलप कर पाई तुम्हारे अंदर, पॉलिटिकल कॉजेस है ना। पॉलिटिकल कॉजेस। कितनी कॉलोनियां थी? 13 कॉलोनीज। हर कॉलोनी का अपना गवर्नर। तो कितने गवर्नर? 13। हर कॉलोनी की लेजिस्लेचर। तो कितना लेजिस्लेचर? 13। तेरह कॉलोनियां, हर कॉलोनी का एक गवर्नर, 13 गवर्नर, और हर कॉलोनी का लेजिस्लेचर यानी 13 लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर का काम क्या था? टू मेक द लॉज एंड टू कलेक्ट टैक्सेस। अब वर्जीनिया मान लो एक कॉलोनी है, वर्जीनिया, तो वर्जीनिया का अपना लेजिस्लेचर होगा, और ये जो वर्जीनिया का अपना लेजिस्लेचर होगा, ये वर्जीनिया के लिए कानून बनाएगा और टैक्स कलेक्ट करेगा। दिस वॉज द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फॉर अमेरिकन कॉलोनीज। ये थी राजनीतिक संरचना अमेरिकी कॉलोनियों की। 1688 में मैंने आपको बताया ग्लोरियस रेवोल्यूशन हो गया। साहब लिखते चलो, 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हो गया। ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम अथॉरिटी बन गई। 1689 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कानून पारित किया, जेंटलमैन्स रेजोल्यूशन। इसको इनबॉक्स करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन और 1689 में जेंटलमैन्स रेजोल्यूशन, यह कानून पारित हुआ। और इस कानून में यह कहा गया, लिखो लिखो, ओनली टैक्स पेइंग सेक्शंस, ओनली टैक्स पेइंग सेक्शंस will have the right to, only tax paying sections will have the right to enter into British Parliament.
Only tax paying section will have the right to enter into British Parliament or to have representatives in British Parliament. जितने लोग टैक्स दे रहे हैं बस वही संसद में जा सकते हैं या उनके प्रतिनिधि संसद में जा सकते हैं. अब ये कानून क्यों पारित किया गया? भाई पूंजीपति कानून में संसद में हावी थे, कैपिटलिस्ट. वो मिडिल क्लास को रोकना चाहते थे, वर्किंग क्लास को रोकना चाहते थे, और मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास टैक्स नहीं देना चाहता, तो उन्होंने गेम खेल दिया कि जो टैक्स नहीं देगा उसका रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में आएगा नहीं. और ये बड़ी प्यारी चीज है. इंडिया में हालांकि लगभग सभी टैक्स देते हैं, किसी ना किसी तरह तो सभी टैक्स दे रहे हैं. जो डायरेक्ट टैक्स नहीं दे रहे वो इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं. लेकिन डायरेक्ट टैक्स सबसे लेना चाहिए. जब आप पैसा देते हो ना तो आपके मन में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. कीमत अदा करते हो जब आप. बहुत इंपॉर्टेंट बात है कीमत अदा करना. (1689) Gentleman's Resolution. Tax paying section will be given representation in British Parliament. अब क्या हुआ? 1756 से 1763 7 years war यूरोप में, सप्तवर्षीय युद्ध. इसमें ब्रिटेन और फ्रांस भी थे. 63 में जब युद्ध खत्म हुआ तो दोनों कंट्रीज फाइनेंशियल क्राइसिस के शिकार हो गए, ब्रिटेन भी और फ्रांस भी. तो ब्रिटेन, फ्रांस को तो बहुत, ब्रिटेन का तो नुकसान हुआ ही, कॉलोनी उसके हाथ से निकल गई. फ्रांस का भी नुकसान हुआ, फ्रांस की क्रांति हो गई. यही सप्तवर्षीय 7 years वॉर बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है. ऑस्ट्रिया को लेकर शुरू हुआ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट. और ब्रिटेन और फ्रांस दोनों इस वॉर में, 63 में वॉर खत्म हुआ. 1763 एंड ऑफ द वॉर, एंड ब्रिटेन बिकेम द विक्टिम ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस. ब्रिटेन में फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई. लिखते जाओ. और जब ब्रिटेन में फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई तो ब्रिटेन ने क्या किया? ब्रिटिश पार्लियामेंट imposed न्यू टैक्सेस. ब्रिटिश पार्लियामेंट imposed न्यू टैक्सेस. अब ये पूरी लाइन अंडरलाइन करना. ब्रिटिश पार्लियामेंट imposed न्यू टैक्सेस on American colonies. Example, stamp duty, sugar duty, etc. पूरी लाइन अंडरलाइन करो. 1763 Britain became the 1763 end of 7 years war. Britain became the victim of financial crisis, and Britain imposed new taxes on American colonies. Britain imposed, British Parliament imposed new taxes on American colonies. पूरी लाइन अंडरलाइन करो. British Parliament imposed new taxes on American colonies, stamp duty, sugar duty, etc. भाई किसी से गाड़ी खरीदते हो तो सेल लेटर लिखाते हो ना, स्टैम्प ड्यूटी लगती है, गवर्नमेंट गारंटी लेती है कि आप फलाने ने फलाने को बेचा, स्टैम्प ड्यूटी. बस यहीं पे मामला फंस गया. अब ध्यान देना, अब रुको, अब भागना मत, रुको, हमसे समझ सीख लो, पढ़ो मत. अब रुको. अमेरिकन स्टेट्स में टैक्स कौन लगाएगा? अमेरिकन स्टेट्स के लेजिस्लेचर. भाई वर्जीनिया में टैक्स कौन लगाएगा? वर्जीनिया का लेजिस्लेचर. लेकिन 1763 के बाद अमेरिकन कॉलोनीज पे टैक्स कौन लगा रहा है? ब्रिटिश पार्लियामेंट.
चाचा कनेक्ट हुई बात? अमेरिकन कॉलोनीज में टैक्स कौन लगाएगा? अमेरिकन कॉलोनीज की लेजिस्लेचर। लेकिन 1763 के बाद टैक्स कौन लगा रहा है? ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो अमेरिका के लोगों ने कहा कि वाह, पैसा चाहिए ले लो, पैसा चाहिए ना ले लो, पर फिर इसका सम्मान करो। 1689 जेंटलमैन्स रेजोल्यूशन, तुम्ही ने कहा जेंटलमैन्स रेजोल्यूशन, टैक्स पेइंग सेक्शन विल बी गिवन रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो अगर ब्रिटिश कॉलोनीज से टैक्स ले रहे हो तो ब्रिटिश कॉलोनीज के लोगों को अगर अमेरिकन कॉलोनीज से टैक्स ले रहे हो तो अमेरिकन कॉलोनीज के लोगों को ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। नहीं तो जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। अमेरिकन कॉलोनीज ने कहा कि टैक्स चाहिए ना ले लो, पर ये जेंटलमैन्स रेजोल्यूशन तुम ही कहते हो ना, टैक्स पेइंग सेक्शन विल बी गिवन रिप्रेजेंटेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ले लो टैक्स, पर फिर अमेरिकन कॉलोनीज के लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। कहां? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। एंड हियर दे गेव द स्लोगन नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। यही स्लोगन भारत में राष्ट्रवादियों ने दिया। लिख लो, लिख लो। In this scenario, which scenario? British Parliament imposing tax on American colonies. In this scenario, American colonies raised the slogan. In this scenario, American colonies raised the slogan, no taxation American colonies and Britain. This was the beginning of the political tension between American colonies and Britain. So, दो reason clear: economic causes, political causes. Third, social causes. Diversified society, detached, dynamic, but dissatisfied. अमेरिकन सोसाइटीज, कॉलोनीज के सोसाइटीज के चार फीचर थे: डाइवर्सिफाइड, डिटैच्ड, डायनामिक और डिससेटिस्फाइड। मन, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर। लेकिन यूरेनियम चाहिए।
और यूरेनियम पैदा होगा, ध्यान से, मन यानी न्यूक्लियर रिएक्टर। समझना है। कॉलेज का इस परीक्षा, कॉलेज में परीक्षा होती है ज्ञान की जांच, और कंपटीशन में समझ की जांच। ये समझना बहुत जरूरी है। भाई तुम्हारे क्लास में ग्रेजुएशन में 50 बच्चे थे, सब पास हो गए, लेकिन यहां सब पास नहीं होंगे, हो सकता है तुम भी ना हो। क्योंकि कंपटीशन का पूरा सिद्धांत ही अलग है। समझ की जांच, समझ की। सर इंडिया में रेवोल्यूशन कैसे होगा? हो जाएगा, चिंता मत करो, बहुत जल्दी होगा। उस रास्ते पे हम बढ़ रहे हैं, सिविल वॉर की तरफ। बहुत जल्दी होगा। डाइवर्सिफाइड सोसाइटी, पहला फीचर। डाइवर्सिफाइड सोसाइटी टुडे, no one wants to go to Afghanistan. ऐसे ही 17th century, no one wanted to go to New World. No one wanted. जैसे आज कोई अफगानिस्तान नहीं जाना चाहता, कोई नहीं जाना चाहता। अफगानी वहां से भागने की तैयारी में, देखे नहीं तालिबानी कब्जा किया, कैसे भगे अफगानी सब, हवाई जहाज के पहिए बैठ गए। कई लोग तो हवाई जहाज उड़ गया, गिर के मर गए। तो जैसे कोई आज अफगानिस्तान नहीं जाना चाहता, ऐसे कोई 17th सेंचुरी में अमेरिका नहीं जाना चाहता था। न्यू वर्ल्ड, तब उसका नाम था न्यू वर्ल्ड। क्यों नहीं जाना चाहता था? पहला खतरा अटलांटिक ओशन, पूरी पहाड़ की रेंज है, बड़ी दुर्घटनाएं। वो पहाड़ की जो रेंज है हिमालय से बड़ी है वो। अटलांटिक, इसको ही पार करना मुश्किल था। तुमने एक घटना सुनी टाइटैनिक, हजारों घटनाएं हुई टाइटैनिक जैसी। फिर लोकल इनहैबिटेंट्स, रेड इंडियंस मार के खा जाते थे। बैरन लैंड, कुछ था ही नहीं, मतलब जमीन बंजर नहीं थी, जमीन तो बहुत उपजाऊ, रिसोर्सेस। न्यू वर्ल्ड नाम है निशांत, नई दुनिया कहते थे। मैं बता देता हूं कब से कब नई दुनिया कहा, कब अमेरिकन कॉलोनीज कहा और कब यूएस कहा, मैं लिखा देता हूं। तो बैरन लैंड मतलब कुछ था नहीं वहां पे। अब आज बंबई में कोई आदमी ऑटो चला रहा है, पर कम से कम आराम की जिंदगी। संडे को तो मॉल चला जा रहा है, संडे को तो 1 घंटा जुहू बीच के किनारे मजे से बैठा हुआ है।
तो कोई जाना नहीं चाहता था अमेरिकन न्यू वर्ल्ड में। अब ये हुआ कि भाई अमेरिका बसाया कैसे जाए, तो एलिजाबेथ वन ने क्या किया, इसका ठेका दिया चार्टर्ड कंपनीज को, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसी कंपनियों को ठेका दिया। और वो ठेकेदार ही क्या जो कोई काम ना करा पाए। अब इन चार्टर्ड कंपनीज ने क्या किया, जो यूरोप के राज्य थे उनके राजाओं के पास ये गए, कहे साहब आपके जेलों में इतने अपराधी बंद हैं, हमसे पैसा ले लो और इनको हमको दे दो, हम ले जाएं, आधे तो रास्ते में ही मर जाएंगे और जो वहां पहुंचेंगे वो मार दिए जाएंगे। तो राजाओं ने कहा वाह यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, अपराधियों का पैसा। हाँ बोले यस। तो पहली खेप जो पहुंची अमेरिका वो थी फॉर्मर कन्विक्ट्स, जो जेलों में बंद दोषी थे उनको ले गई है चार्टर्ड कंपनियां, फॉर्मर कन्विक्ट्स। दूसरा प्रोटेस्टेंट्स, प्रोटेस्टेंट्स जैसे ही तुम पाखंड का विरोध करोगे, इंडिया जिस दिन जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को समझ जाएगी उस दिन यह देश महान हो जाएगा। लेकिन समझे तब ना, कबीर जाति से जुलहा है, कर्म से ब्राह्मण है। रविदास जाति से चर्मकार है, कर्म से ब्राह्मण है। अरे भैया संडे को रात में 9 बजे मेरा प्रोग्राम आता है गीता पे, कभी कभी देख लिया करो, मन कहे तो। है जी। प्रोटेस्टेंट्स ये बेचारे यूरोप में मारे जा रहे थे, क्रिश्चियनिटी के पाखंडों का विरोध कर रहे थे। और पाखंड के विरोध को लोग धर्म का विरोध मान लेते हैं। जहां जड़ बुद्धि है, अब जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने मनुस्मृति को फाड़ा है। मनुस्मृति कानून की किताब है, रामचरितमानस को नहीं फाड़ा उन्होंने। इस इस्लाम में कुरान धर्म है की किताब है, शरीयत कानून की किताब है। प्रोटेस्टेंट्स ये बेचारे मारे जा रहे थे, ये भाग आए। और तीसरा ग्रुप जो आया वो था एडवेंचरर्स। हम लोग जब 12th में थे 1990 में, तो जो भी दिल्ली घूमने आता था वो वहां जाके बड़ी कहानियां सुनाता था। दिल्ली में ऐसा है वैसा है, लाइट चमक रही है। लड़कियां लड़कों को देख के आंख मार देती हैं। अरे हम लोगों ने कहा ऐसे कैसे? अरे बोले बिल्कुल, हम लोग यहां से 700 किलोमीटर दूर दिल्ली से गोंडा एक शहर था, वहीं रहते थे कस्बा की तरह। तो कहानियां सुन के बड़ी तमन्ना थी कि यार दिल्ली जाना है। एडवेंचरर्स जिन्होंने कहानियां सुन रखी हो, तो कन्विक्ट्स, प्रोटेस्टेंट्स, एडवेंचरर्स फ्रॉम डिफरेंट नेशनैलिटीज। ऐसा नहीं सिर्फ ब्रिटेन से, डिफरेंट नेशनैलिटीज, डिफरेंट